नमस्ते दोस्तों, एसएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संधि और संधि में अपन ने स्वर संधि, व्यंजन संधि पूर्ण कर ली है और विसर्ग संधि में अपन ने षत्व और उत्व पूर्ण कर ली है। अब रुत्व विसर्ग और विसर्ग से लोप दो संधियां अपने है जो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। नंबर 1, रुत्व विसर्ग। रुत्व विसर्ग का मतलब हो गया, रुत्व का मतलब हो गया कि विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग जो है उसका र हो जाना। अब कैसे होगा, यानी अपन किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद करने पर प्रथम पद में ए आ को छोड़कर, यानी पहले पद में ए या आ नहीं होने चाहिए, इनको छोड़कर कोई स्वर हो, इनको छोड़कर कोई स्वर हो और द्वितीय पद के आदि में, और द्वितीय पद के आदि में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, कोई स्वर हो और द्वितीय, ये यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलत हो गया, और द्वितीय पद के आदि में, और द्वितीय पद के आदि में क्या हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर यर लव है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रथम पद में ए या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो, और द्वितीय पद के आदि में हो कोई स्वर या तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर यर लव है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, जैसे मुनिधर इति, मुनि में ए को छोड़कर है, भानु में उ है, ते में ते है और धेनु में उ है। यदि प्रथम पद में ए को छोड़कर है और द्वितीय पद में कोई स्वर भी हो सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण भी हो सकता है, या यर लव में से भी हो सकते हैं। तो देखो मुनि धन इति, अब मुनि धन इति तो बन जाएगा मु नी रे ई और ती। आया समझ में? अब इनको एक साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मु नी रे ई की मात्रा जोड़ दी और ती, मुनि रीति। तो ये हो गया आपका विसर्ग का रे। अब जैसे भानु धन असो तो क्या बन जाएगा, भा नु रे और सो, तो हो गया भानु रसो। पहले अलग हुआ लेकिन बाद में ए जो था उसको जोड़ दिया गया तो ये दीर्घ बन गया, वो पूर्ण हो गया। अब जैसे ते तो ये हो गया ते, आगे रे आ जोड़ा तो ते, रा गे ते और मैं। यानी कैसे हुआ, ते जो था ते रह गया, विसर्ग का रे बन गया, आगे आ था, गे ते मैं जोड़ दिया तो बन गया ते, रा गे ते और मैं। अब इसे अगला है धेनु धन गच्छति, तो धेनु रे गे छति, तो एक साथ मिला देंगे तो बन जाएगा धेनु रे गे छ और ती। तो दोस्तों इस तरह से ये हो गई आपकी रुत्व विसर्ग संधि। और अब पढ़ेंगे अपन विसर्ग से लोप। तो अब अपन पढ़ रहे हैं विसर्ग से लोप, यानी विसर्ग संधि के अंदर चौथा पार्ट जो है वो है विसर्ग से लोप। अब विसर्ग से लोप जो संधि है इसको अपन किसी एक परिभाषा से न पढ़ करके इसके छोटे छोटे 2-3 नियम हैं उनके माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि इसको अपन आसानी से समझ सकेंगे। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में स और एश यानी श हो या फिर एश हो और उसके बाद विसर्ग हो तो सीधा विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी इसके अंदर कुछ याद नहीं रखना, आपको इतना सा याद रखना है कि स और एश और उसके बाद यदि विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग का सीधा लोप हो जाएगा। जैसे स, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है श पठति, एश गच्छति, स गच्छति और एश इच्छति, तो इनमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो विसर्ग लगी हुई है
उसको हटा दो, यानी विसर्ग का लोप हो गया, तो ये बन जाएगा स पठती। उसके बाद में शिरोरेखा एक नहीं होगी, अलग अलग ही रहेगी। उसके बाद में जैसे ये हो गया, तो इसका बन जाएगा एषः गच्छति, यानी अपन कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ इसके मध्य जो विसर्ग लगी हुई है दोनों पदों के बीच में, वो उसका लोप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स और एषः में एक नियम लागू होता है। उसके बाद जैसे ये हो गया स, तो विसर्ग हटा दी और लिख दिया गच्छति। उसके बाद जैसे एषः, तो एषः इच्छति, यानी कहने का मतलब पहले नियम के अनुसार अपन ने कोई लंबी चौड़ी याद रखने की चीज नहीं है, बस इतना सही है कि श और एषः आ जाए तो विसर्ग का सीधा लोप कर दो। अब इसी के आगे बढ़ते हुए जैसे नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में ए आ को छोड़कर, यानी ए या आ नहीं होने चाहिए। ए या क्यों नहीं होने चाहिए ये भी आपको बताएंगे। ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो, यानी ए आ को छोड़ दीजिए, उसके अलावा ई ऊ जो भी है आपके पास वो स्वर हो सकते हैं, और उसके बाद विसर्ग हो तो विसर्ग का र हो जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये रुत्व विसर्ग की परिभाषा लग रही है। रुत्व विसर्ग अपन ने पहले पढ़ी थी, तो उसमें यही था कि ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो, तो ये भी यही कह रहा है कि ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो, और उसके बाद यदि विसर्ग हो तो विसर्ग में क्या हो जाता है, र हो जाता है, यानी रुत्व विसर्ग का नियम लागू हो जाता है। लेकिन द्वितीय पद के आदि में यदि पहले से र है, यदि ये कह रहा है कि ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। लेकिन द्वितीय पद के आदि में यदि र हो तो फिर क्या होता है, र का लोप हो जाता है। नहीं, द्वितीय पद के आदि में यदि र होने पर विसर्ग से निर्मित र का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग से जो र बना इसका लोप हो जाता है और उपदा दीर्घ हो जाती है, और प्रथम पद के अंतिम स्वर की उपदा जाती है। यानी कैसे, ये क्या कि प्रथम पद जो है उसके अंदर ए या आ को छोड़कर कोई भी हो, यानी ए या आ नहीं होने चाहिए, और ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो, और द्वितीय पद में यदि पहले से र हो तो जो विसर्ग का र बना, यानी यहाँ पर रुत्व विसर्ग का प्रयोग हुआ तो विसर्ग का र बना, तो इस र का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और उससे पहले जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए नी धन रोग, तो अब इसके अंदर देखो ए आ को छोड़कर है, उसके बाद विसर्ग है, और उसके बाद पहले से रे विद्यमान है, तो क्या बन जाएगा, ये पहले स्त्री बनेगी नी रे रो और गे, फिर इस रे का हो जाएगा लोप, और इससे पहले उपदा दीर्घ यानी ई की मात्रा जो छोटी है ये बड़ी बन जाएगी, यानी ह्रस्व है उसका दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन गया, नी रो और गे। आया समझ में? अगला देखो, जैसे हरि धन रम्य, अब हरि, हरि में ई की मात्रा छोटी है पर ई है, ए आ को छोड़कर है, उसके बाद विसर्ग है, तो यहाँ पे री का ई है तो रे बनेगा, तो है री रे, यानी स्थिति बन जाएगी है री रे रम में। अब ये कहता है कि विसर्ग के बाद यदि रे, तो रे का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और लोप होने के बाद क्या होगा, उपदा दीर्घ हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी, है री रम में। ऐसे ही जैसे संबूधन राजते, ए आ को छोड़ करके है, तो ये बन गया शंभु, फिर पहले रे फिर राजते, अब बना देंगे शंभु, और जो रे था उसका क्या हो गया, लोप, तो ये ऊ की मात्रा क्या हो जाएगी, दीर्घ, यानी शंभु राज और ते, शंभु राजते। तो इस तरह से नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, और अब अपन पढ़ेंगे नियम नंबर 3। तो देखिए दोस्तों, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में ए स्वर हो, यानी प्रथम पद के अंत में क्या हो, ए स्वर हो, तथा उसके बाद में विसर्ग हो, और द्वितीय पद के आदि में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या ए को छोड़कर कोई स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी क्या कहता है, पहले ए हो,
उसके बाद विसर्ग हो और इधर ए को छोड़कर कोई भी हो तो विसर्ग का सीधा लोप हो जाता है। जैसे अत धन एव, तो क्या बन जाएगा? ए त ए और व, अतएव। जैसे शिव इति, इसको आप इस तरह अतएव भी कर सकते हो और इसको आप अत एव भी कर सकते हो। उसके बाद में जैसे चौथा पद, चौथा नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में आ स्वर हो, इसमें तो ए था और इसमें आ स्वर हो और उसके बाद विसर्ग हो, और द्वितीय पद के आदि में तीसरा, चौथा, पांचवा या य र ल व है में से कोई वर्ण हो तो भी विसर्ग का सीधा लोप हो जाता है। यानी जैसे बाला, बाला में आ है, आगे ए है तो सीधा लोप हो जाएगा बा ला और अत। उसके बाद में ता गच्छति, तो इसमें हो जाएगा ता गच्छति। शिरोरेखा जो है वो चेंज नहीं होगी, ता गच्छन्ति होगा सभी। उसके बाद में वृद्धा यान्ति, तो बन जाएगा वृद्धा याति। तो इस तरह से दोस्तों विसर्ग संधि जो है वो आपकी पूर्ण होती है। यानी विसर्ग संधि में जो अपन ने सबसे लास्ट में पढ़ा विसर्ग से लोप, इसको 4 भागों में पढ़ा अपन ने, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4। ये नियम नंबर इसलिए बनाए गए कि इससे आपको समझने में सरलता हो, आसानी हो और आप आराम से पढ़ सको। अब दोस्तों हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जो है उसको जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो आपके पास पहुंच जाए और आपकी पढ़ाई बाधित ना हो।